सो लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस सीरीज खत्म किया। अब हम नया मॉड्यूल शुरू करने वाले हैं विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री फेज 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनइक्वेशन की। तो आप जैसा कि नाम से पकड़ चुके हैं कि यहाँ पे दो फंडामेंटल्स आपको चाहिए। एक ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 की नॉलेज चाहिए, जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े होंगे और बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़े होंगे, है ना। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। तो आप दोनों की फंडामेंटल्स को बखूबी समझते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हमने कितने मॉड्यूल्स कवर कर रखे। हमने सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 किया था, फिर उसके बाद जिसमें हमने बेसिक मैथ्स को कवर किया था, फिर उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 किया था, फिर उसके बाद हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2 किया था, जिसमें लॉगरिथम और एक्सपोनेंट्स को हैंडल किया था, है ना। उसके बाद हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन हैंडल किया था और फिर सीक्वेंस सीरीज। तो कहीं ना कहीं 5 मॉड्यूल्स हम खत्म कर चुके हैं। एट द सेम टाइम, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो नई चीज़ों को एक्वायर करना है, बट इसका ये मतलब नहीं कि पुरानी चीज़ों को हमको भूलते जाना है। दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर IIT JEE प्रिपरेशन। अक्सर आप बच्चों के साथ क्या होता है कि 11वीं तक पढ़ लेते हैं, 12वीं जब जाते हैं और 12वीं के जब मिड में पहुंचते हैं तो उन्हें फील आने लग जाता है कि हमने सब कुछ हम भूल चुके हैं, अब पूरी हम ताकत लगाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर वो IIT की तैयारी छोड़ देते हैं, है ना। तो हमें वो गलती नहीं करनी है। इसलिए वी नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते चले और पुरानी चीज़ों को बार बार ब्रश अप करते चले, ठीक है। इसलिए शुरू में आज हम 1 दिन से 2 दिन इन्वेस्ट करेंगे टू रिवाइज ट्रिग्नोमेट्री फेज 1। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी सिचुएशन को ढीला मानते हैं तो वो उस पर काम कर सकते हैं, और जिनको ऑलरेडी अच्छे से आता है उनके लिए भी एक ब्रीज ऑफ एयर होगा कि दे आर एबल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग, है ना। एट द सेम टाइम, जिनको इक्वेशंस इनइक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कोई दिक्कत नहीं आती, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनइक्वेशन में कोई बड़ी चैलेंज नहीं आने वाली है। तो मतलब उसके लिए अब एक आसान सा मॉड्यूल शुरू होने वाला है ना। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अगर आप चीज़ों को ठीक से पकड़ के चलेंगे तो आगे की जर्नी आसान होती रहेगी। और जो लोग पिछली चीज़ों को भूलते जाएंगे, पिछली चीज़ों को अच्छे से नहीं हैंडल करेंगे, तो आगे की चीज़ें और उनको कठिन लगने लगेगी एंड दे विल एंड अप बिलीविंग कि IIT JEE प्रिपरेशन वाज नॉट मेंट फॉर देम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम खुद से क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें चीज़ों को बड़े कॉन्फिडेंस से सीखते जाना है। और आपको ये भी पता है कि कोई भी पुरानी चीज़ जब आती है तो उसको मैं डेफिनेटली रिवाइज कराता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं भी आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आपको भी साथ साथ रिवाइज करते रहना है। रिवीजन को आप तभी वैल्यू कर पाओगे अगर आप बैकलॉग क्रिएट नहीं करोगे, और बैकलॉग क्रिएट होता है बाय मिसिंग क्लासेस, बाय नॉट डूइंग होमवर्क, बाय नॉट बीइंग रेगुलर। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे, बैकलॉग क्रिएट करोगे, तो फिर रिवीजन भूल जाओ, फिर कुछ नहीं कर सकते हो। आप IIT JEE की प्रिपरेशन से ऐसे ही बाहर हो चुके हो, है ना। तो आई विल गिव यू अ क्विक मैप कि कैसे रिवीजन करना चाहिए। आप जैसा कि जानते हैं कि हर एक लेक्चर प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हैं और उसको कंपाइल करके रखा जा रहा है, और विथ प्रॉपर इंडेक्सिंग डे वाइज। उसके साथ साथ आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा जो टूल है वो है आपका नोट्स। उस नोट्स के माध्यम से आप क्विकली देख सकते हैं कि कौन से दिन क्या चीज़ पढ़ाई गई है, कौन से सवाल कराए गए, है ना। तो इससे आप रिवीजन करते चले जाओगे। दूसरा फायदा इससे क्या होगा कि जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे तो 2 तरीके से हम रिवीजन करेंगे। एक तो ये तरीका कि जल्दी से हमने क्विकली थ्योरी देख ली और क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो क्वेश्चंस कराए थे। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें हम सवाल आपके सामने रखेंगे और उस सवाल को करने के माध्यम से आप उस थ्योरी को रिवाइज करते हुए चलोगे। तो कहीं ना कहीं अब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लाइफ अहेड होने वाली है, उसमें वी नीड टू कीप कलेक्टिंग। कोई चीज़ भूल भी गए तो स्ट्रेस नहीं लेना है, फिर से वापस उसको उठा लेना है ना। कहीं ना कहीं हम अपने ट्रांजैक्शनल वैल्यू को बढ़ाएंगे नहीं बाई गेटिंग इरिटेटेड और ये
भूल गए कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया, अब नोट कर लो, अब आगे बढ़ो, ठीक है। तो आप सबको ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 का नोट्स क्विकली मैं दिखा देता हूं, आप लोगों को पता चलेगा कि हमने 20 दिन ने, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कुछ कवर किया, बट इन टर्म्स ऑफ रिवीजन आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिवीजन करने को स्टफ नहीं है ना। जैसे अगर आप पहला 2 दिन देखोगे, सो पहले 2 दिन में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बातें की थी, जो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है ना, जो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है वही हमने कवर किया था, ठीक है। ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या हो गया, हो रहा है अब? हाँ ठीक है। क्लास 10th लेवल के सवाल थे और अच्छे सवाल थे, है ना। अगर आपको कुछ रिवाइज करना है तो आप रैंडमली कुछ को सवाल पिक कर सकते हैं एंड सॉल्व इट। आपका डे 1 डे 2 में आपको समझ में आएगा कि कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं पढ़ाया गया जो बहुत मुश्किल है समझना, है ना। जैसे ये सब सवाल भी आपको कराया गया था जहाँ पे ज्योमेट्री का प्रयोग हुआ था, है ना। तो डे 1 डे 2 कोई ख़ास चीज़ नहीं हुई। अब आते हैं डे 3 में। डे 3 में हम क्लास 11 की ओर बढ़े थे और हमने एंगल्स की आइडिया की बात की थी। आई एम श्योर अब आपके लिए एंगल्स की आइडिया एक कॉमन सेंस हो चुकी है ना, जहाँ पे हमने सारे सिस्टम्स की बात की थी, राइट। और हमने ये भी देखा था कि वाई C/D इक्वल्स टू पाई, इसके बारे में भी हमने बात की थी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको पता है काफ़ी अच्छे से, ठीक। तो अगर देखा जाए तो 3 दिनों में हमने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में वो सारी चीज़ें की थी जो आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखी थी या थोड़ी बहुत आपको उसकी आइडिया लगी थी, राइट। तो कहीं ना कहीं डे 1 से डे 3 तक आपको कुछ भी ऐसा रिवाइज करने वाली चीज़ है नहीं। डे 4 से हमने स्टोरी स्टार्ट की थी, किस चीज़ के बारे में बात की थी कि एंगल्स को और कैसे सिमेट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, आपको पता है कि इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट आता है, किसी भी चीज़ में अगर लेट से आपको लगता है कि नहीं समझ बनी, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, उसमें आपको नोट बनाना होता है कि अच्छा ये एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आपको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, आपको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पे वो वीडियो पड़ा हुआ है। आप इसको भी स्कैन करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो एग्जैक्टली आपको पता है। वहाँ पे जाके आपको पूरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस पार्ट पे जाइए, देखिए। फिर भी अगर लेट से आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो आप मेरे को या सागर को कनेक्ट हो जाओ और वो ख़त्म करो। रोज़ तो मिलते ही हैं, पूछ लो सर ये कैसे समझ में नहीं आया था, ये समझ में नहीं आया था। इट विल हार्डली टेक 2 minutes to 5 minutes एंड योर डाउट विल बी। तो कहीं ना कहीं वीडियो से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप हमसे ही डायरेक्टली मिलकर डिस्कस कर लें, ठीक है। ये वाला पोर्शन है जो मैं आज रिवाइज भी कराऊंगा, जहाँ पे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किसी भी एंगल को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। फिर उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी हम कर लेंगे। फिर हमने ये सब स्टैंडर्ड सवाल किए थे, तो हर थ्योरी को लेकर हमने काफ़ी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, है ना। सो दिस विल गिव यू अ क्विक आइडिया कि अच्छा ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वन शुड। तो देखो 20 डेज में 5 डेज एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ठीक से पढ़ा था 20 दिन, तो 5 दिन में कुछ भी रिवाइज करने लायक है ना। इसीलिए तो हम सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं कंपाउंड एंगल की ओर, है ना। तो पहला पार्ट मैं आज रिवाइज कराने वाला हूँ आपको कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किसी भी एंगल के साइन को प्रेडिक्ट किया जाता है और कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जिसे आप 90n मेथड भी कह सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी अलाइड एंगल्स कह सकते हैं, है ना। उसके बाद स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की कहानी, है ना। जब आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक्सप्रेशन के बारे में बताया था, आइडेंटिटी के बारे में बताया था और इक्वेशन के बारे में बताया था, और इन इक्वेशन के बारे में भी बताया था। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है आप सबको पता होगा, है ना। आइडेंटिटी इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़, इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज। तो आप समझ रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, ओके। जिसमें आपने a+b वाले सारे एंगल्स और a-b वाले सारे एंगल्स को डिराइव किया था, और उससे रिलेटेड आपने देखा था कि आप सिर्फ अब 0, 30, 45, 60, 90 पे नहीं, अब आप 15 डिग्री और 75 डिग्री को भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप आगे बढ़े थे, और फिर उसके बाद आप
टैन के फॉर्मूलेस को भी जनरेट किया था और कॉट के फॉर्मूले को। तो आपने a प्लस बी और a माइनस बी को एक दिन में हैंडल कर लिया था। फिर आप आते हैं डे 7 में। डे 7 में उसी से रिलेटेड हमने कुछ सवाल किए थे, है ना। अभी भी वही सारी चीजें हुई। तो कहीं ना कहीं हम साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी से ही 2 दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किए थे टू अंडरस्टैंड, है ना। और उससे रिलेटेड जितने भी अच्छे सवाल हो सकते थे हमने वो किए थे। उसके बाद हम बढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या कर रहे थे हम, सेम है उसी चीज़ के फर्दर एस्पेक्ट्स को देख रहे थे, है ना। तो एक ही आइडेंटिटीज थी, उसी की चीज़ें से रिलेटेड कुछ कुछ स्टैंडर्ड सवाल हम कर रहे थे। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद डे 9 में हमने किया था, हम हाफ एंगल और डबल एंगल में आ गए थे। तो डे 8 तक हमने काफ़ी आराम से a प्लस बी, a माइनस बी, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर ली थी, है ना। फिर हम कहाँ पहुँचे थे, डबल एंगल। ये सारी चीज़ें मैं आज रिवाइज कराऊंगा आपको। सो डे 10 में हम क्या क्या कर चुके थे अब तक, डबल एंगल पूरा हैंडल कर चुके थे, ट्रिपल एंगल पूरा हैंडल कर चुके थे, है ना। इस फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन भी शायद पहले हमने कर लिया था, है ना। उसके बाद दिस इज डे 11। डे 11 में हम पहुंचे थे 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री को कैसे हैंडल किया जाता है। तो हम डबल एंगल और ट्रिपल एंगल सीखते हैं इसी के लिए कि हम ये सारे, तो कहीं ना कहीं अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना ही केवल 15 और 75, बट 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री। और इसको कैसे याद रखना है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना। फिर हाफ एंगल में मैंने कहा था कि अगर कोई भी नोन एंगल का हाफ पार्ट बताना है तो वो भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं, जैसे साइन 9 डिग्री, कॉस 9 डिग्री, ये सब भी आप आराम से बता सकते हैं। इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग सिग्मा नोटेशन की ओर गए थे, जहाँ पे साइक्लिक, सिमेट्रिक, ये सब की बात किए थे, और a प्लस बी प्लस सी। तो अभी a प्लस बी प्लस सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन इक्वेशन खत्म करेंगे तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज एंड, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही ऑफ शूट है ना। तो हम उसको जब पढ़ेंगे तब हमें इन सब आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो उस पर्टिकुलर टाइम में मैं आपको ये सब रिवाइज करवा दूंगा। ये भी बहुत बेसिक था, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ थी नहीं। ये a प्लस बी प्लस सी के ही ऑफ शूट्स हैं। कुछ अच्छे सवाल भी हमने किए हैं। फिर आ जाते हैं पार्ट 14 पे, जहाँ पे मैंने टेलीस्कोपिक इंट्रोड्यूस किया था, और सीक्वेंस सीरीज में फिर से मैंने आपको टेलीस्कोपिक इंट्रोड्यूस किया था। तो अब कहीं ना कहीं इतने एक्सपोजर के बाद आपको टेलीस्कोपिक से दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आप देखोगे तो आपका सिलेबस खुद से इस तरीके से डिज़ाइन है कि सारी चीज़ें रिवाइज होती चली जाती है ना। बट आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे हमें साथ साथ कॉन्फिडेंस लेते जाना है। तो हर थ्योरी में आप देख रहे होगे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए गए हैं क्लास में, है ना। उसके अलावा डीपीपी ये सब तो दिए ही गए हैं। अब देखो हम पहुंच गए 15th डे पे। सोच रहे हो 14th डे तक कोई ऐसा भी बड़ा काम नहीं किया था हमने जो लग रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, उस वक्त लग रहा था। लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा होगा कि नहीं कोई खास मेहनत नहीं हुई थी, है ना। दैट इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी, है ना। हम साथ साथ PYQs भी सॉल्व कर रहे थे। ये शायद JEE एडवांस में सवाल आया था, वही सवाल है ना जो हमने डिस्कस किया था उस दिन 19 मई को। 18 मई को शायद एग्जाम था और 19 मई को हमने सवाल डिस्कस किया था। देखो, है ना, कुछ कुछ मेमोरीज भी आने लग जाती है डायरीज की। ये सब डायरी की तरह है, ये सब आपके डायरी की तरह है। आपको उस दिन ले जाएगा जिस दिन आप ये बात कर रहे थे। 16th में आ जाते हैं, उसी कहानी को आगे लेके चल रहे हैं। वियटा फॉर्मूला ये सबको यूज कर रहे हैं, है ना। सेम स्टोरी। यहाँ पे आप आगे, हम डे 17 में आ गए। हम कहाँ पे, फंक्शन की दुनिया में। अगेन इसके बारे में भी हम मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं, है ना। जब हम एलिमेंट्री कैलकुलस कर रहे थे उसमें भी बात किया था, है ना। जब आपको हम ग्राफ सिखा रहे थे तो ये सब बातें, हाँ ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ्स अच्छे से आती है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उससे पहले हमें ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से है। तो ये वाला एस्पेक्ट भी आपको समझ में आना चाहिए कि कब चीज़ें इंक्रीज कर रही है, कब डिक्रीज कर रही है, डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा। और फिर उसके बाद डे 18 में हमने ये सारे ग्राफ्स को बनाया था आराम से, है ना।
एक एक चीज़ लिखी थी, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। और फिर आप आ जाएंगे तो लास्ट 2 डेज में हमने सारे ग्राफ को तो रिवाइज किया था, और कुछ ग्राफ से रिलेटेड रेंज वाले सवाल किए थे, जहाँ पे रेंज निकालने के 2-3 तरीके देखे थे। एक ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को कैसे हैंडल करना है वो देखा था। फिर अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन इन ट्रिग्नोमेट्री वेरिएबल्स है तो उसको मैक्सिमम मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर बना के सीखा था। और फिर हमने एक अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन वाला भी रेसिप्रोकल रिलेशन को भी हैंडल करना सीखा था, है ना। एंड दिस वाज द लास्ट डे जहाँ पे हमने कुछ और अच्छे सवाल किए थे मैक्सिमा मिनिमा के। सो दिस वाज फेज 1 जो सबसे ज़्यादा लंबा चला था 20 दिन के लिए, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ नहीं था, आप बड़े आराम से इसको टैकल कर सकते थे। तो आपको जो मैंने अभी प्रोसेस बताया है उस बताने का रीज़न ये था कि रिवीजन करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है ओपन योर नोट्स, लुक एट दोज, जो चीज़ अपने आप ध्यान में आ रही है दैट्स गुड, जो चीज़ ध्यान में नहीं आ रही उसे क्वेश्चन मार्क बनाओ, उससे रिलेटेड 4-5 सवाल करो, रिवीजन डन। दूसरा रिवीजन मैं कराऊंगा जहाँ पे मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा और आपको बैठ के सॉल्व करने हैं। अगर हम ये दोनों चीज़ करते रहेंगे तो आपको रिवीजन की चिंता नहीं सताएगी, ठीक। सेकंड मैसेज इसमें ये है कि जब भी कोई चीज़ आएगी मैं आपको फिर से बताऊंगा। जब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि फिर से एक बार अच्छे से सुन लेना है, नोट बनाना है और उसको आगे आप भूले ना, उसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। एनी फॉलो अप क्वेश्चन? नो? तो चलो रिवाइज करते हैं ट्रिगो 1। अब क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री बताने की तो आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो क्लास 10 तक की ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत फेस कर रहा है। तो मैं सीधे कहानी बनाऊंगा आपका यूनिट सर्कल का। यूनिट सर्कल समझते हो क्या होता है यूनिट सर्कल? एक एक चीज को ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछना। रिवीजन हो रहा है बट मैं आपको उसी वक्त सॉल्व करके बता दूंगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब भी यूनिट सर्कल की बात हो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इट्स टॉकिंग अबाउट अ सर्कल हुज रेडियस इज 1। और ऐसा अगर यूनिट सर्कल का आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए ही इज टॉकिंग अबाउट अ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन। तो बहुत ही सिमेट्रिक सा है, सारी चीजें आपको दिख रही होगी, ठीक है। जब आप एंगल की परिभाषा में जाते हैं तो ज्योमेट्री का एंगल और ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में फर्क होता है। ज्योमेट्री के एंगल में आप सीधे देखते हो दो लाइन के बीच में क्या मेजरमेंट है ना, और आप अपने चॉइस से एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बता देते हो। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में आते हो तो एंगल कैसे पता चलता है? एक फिक्स्ड आर्म होता है और एक रोटेटिंग आर्म होता है कुशाक, है ना। तुम्हें दिक्कत आती थी ना। तो एक फिक्स्ड आर्म होता है और एक रोटेटिंग आर्म होता है, जिसे आप रेडियस वेक्टर कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? रेडियस वेक्टर। तो लेट्स से मैंने ये रेडियस वेक्टर बनाया, ठीक। सो इफ आई गो एंटी क्लॉक आई विल मेक सम एंगल। सो यहां पे जिस तरीके से आप साइन कन्वेंशन लेते हैं, राइट साइड एज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड एज नेगेटिव, अप साइड एज पॉजिटिव, डाउन साइड एज नेगेटिव, सेम वे एंगल के लिए आप एंटी क्लॉक लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉक लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। आप जैसे ही इस पॉइंट पे बात करोगे जो आपका रेडियस वेक्टर है, इट्स मेकिंग सम एंगल, तो आप इस एंगल को लेट से कहते हैं थीटा। इस एंगल को आप क्या कहते हैं? थीटा। तो आप इस पॉइंट को कहेंगे एक्स कॉमा वाई। मेरा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट? 1। ये जो एक्स वाई है मैं किसी भी पॉइंट को एक्स वाई बोल सकता हूं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज एंड सेंटर इज ओरिजिन, है ना। ये बात आपको पता है, ओके।
अब मैं अपने क्लास 10th की नॉलेज लूंगा तो मुझे पता होता है अगर मैं यहां से गिराता हूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक। तो मैं कह सकता हूं x इज नथिंग बट एंड y इज नथिंग बट cos थीटा sin थीटा। बस यही नॉलेज चाहिए होता है, इसके अलावा कोई नॉलेज नहीं चाहिए होता। इसके बाद अब जो भी नॉलेज है आप एक्वायर करते हो, ठीक। मेकिंग सेंस। तो आपने एब्सिसा को कह दिया cos थीटा और ऑर्डिनेट को कह दिया sin थीटा, और आप बड़े आराम से कहते हो sin थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, sin थीटा पॉजिटिव, cos थीटा, sin थीटा नेगेटिव, sin थीटा नेगेटिव, है ना। इसको बहुत सारे लोग बताते हैं ऑल साइन टैन कॉस, ASTC। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट कोसेक भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव है सो बाय डिफॉल्ट कॉर्ड भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है सो बाय डिफॉल्ट सेक भी पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी सब चीज नेगेटिव है ना। ये बेसिक सी बात है जो आप सबको बड़े आराम से पता है, ठीक। आपको पता है अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, तो मैं इस पॉइंट को क्या क्या एंगल कह सकता हूं? 0 कह सकता हूं, 2 पाई कह सकता हूं, 4 पाई कह सकता हूं, 6 पाई कह सकता हूं, है ना। जिसे आप 0, 360 डिग्री, 720 डिग्री भी कह सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को कह सकते हैं 2n पाई, और यहां पे आप कह सकते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। इस पॉइंट को आप कह सकते हैं 2n+1 पाई, ठीक। इतनी बात भी आप सबको पता है। इस पॉइंट को आप कह सकते हैं π/2, 5π/2, 9π/2। अब आप सीक्वेंस सीरीज में इतने महारत हो गए हैं कि आप कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट 4n+1 इंटू π/2, ठीक। दिस इज 3π/2, 7π/2, 9π/2 एंड सो ऑन, 11π/2। तो आप इसे कहेंगे 4n - 1 π/2। मेकिंग सेंस। तो ये सारी बातें आपको बड़े आराम से अब कॉमन सेंस की तरह पता है। तो अब आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस 0 to 90, सेकेंड क्वाड्रेंट मींस 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट मींस 180 to 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मींस 270 to 360। कोई भी चीज 360 से बियॉन्ड जाएगी, यू डिवाइडेड बाय 360 गेट द रिमाइंडर, you divided by 360 get the remainders, which means you exactly know which quadrant you are in. When you understand which quadrant you are in, it means you exactly know what will be the sign of that trigonometric function. Making sense? At the same time, you have to understand what happens at the boundary. What happens at the, when you are at 2n pi, when you are at 2n pi, it means your sine is 0 and cos is 1. Sine is 0 and cos is, बाकी अपने आप इंटरप्रेट कर लोगे। When you are at odd integral multiple of pi, इसका मतलब है your sine still is 0 and cos is -1, बाकी चीजें इंटरप्रेट कर लोगे। When you are here, it means you are at 4n+1 into π/2. You are at 4n+1 into π/2. It means you are in positive y-axis. When you are in positive y-axis, cos will be 0 and sine would be +1. Making sense? And when you are at 4n - 1 π/2, cos will be 0 and sine would be -1. Basic अंडरस्टैंडिंग सॉलिड हो रही है, ठीक है। तो ये यूनिट सर्कल में इतनी सारी नॉलेज छुपी हुई थी। तो एक सवाल करो ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सबको सब कुछ समझ में आ गया। If x belongs to second quadrant,
फाइंड द साइन ऑफ बताओ। x belongs to second quadrant. Find the sign of this expression. इसे fx कह लो। सब कह रहे हैं नेगेटिव। कोई ऐसा बच्चा है जो विपरीत आंसर दे रहा है? नहीं। चलो चेक करते हैं। ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, अरे ये क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव, so positive can be removed. This is also positive, can be removed. Positive can be removed. Now all the three are odd negatives, मतलब टिक। चलो, अगर मान लो मैं कोई t रिप्रेजेंट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, व्हेन आई राइट कैपिटल T इट मींस एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसके आगे लिखा हुआ है 2n पाई प्लस x, तो आप इसको क्या लिखोगे? ये ध्यान में रखो, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ये बात सबको पता है ना? हाँ, बताओ। तो इस जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 2n पाई प्लस x दिखे तो आप सीधे लिखोगे tx। मेकिंग सेंस? ओके। अब तुम सीक्वेंस सीरीज पढ़ चुके हो, ठीक से आंसर देना। एक ही बार में सही आंसर देना। वेरी गुड। -1 to the power n sin x। कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये बात? कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पाया? सबको समझ में आ गया? इसका बताओ, फिर से सोच समझ के आंसर देना। Why so much of time? बताओ। क्षितिज, क्या हो गया? क्यों नहीं दे रहा है? बट यही होगा। cos पाई प्लस एक्स इज माइनस कॉस एक्स एंड cos 2 पाई प्लस एक्स इज cos एक्स। चक्कर ही तो मारना था। मैं रेसिप्रोकल भाइयों को अभी नहीं ला रहा हूं, तुम लोग खुद इंटरप्रेट कर लेना, ठीक है? हाँ, tan x, ओनली tan x। चलो एक क्वेश्चन करो। देख लो कितना जल्दी रिवीजन हो रहा है। ऐसे रिवीजन करना होता है खुद से घर पे।
जल्दी से बताओ। साइन एन पाई प्लस एक्स क्या होता है? लगाओ जल्दी से, कितना टाइम क्यों लग रहा है? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ठीक है। अभी हमने सारी एंगल्स को पॉजिटिव में देखा है ना, नेगेटिव होता तो कैसे कहते? बताओ क्या होगा? है ना, सारी बातें आपको बहुत प्यार से पता है। ठीक। जब भी आपको लेट से T 3000 डिग्री निकालना है, टी मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, so what should be the method, what should be the algorithm with the complete learning? You can break down the story. So what should be the first step? Predict the sign. And how do you predict the sign? (360 degree) into n plus theta. Theta will indicate quadrant, and through quadrant you will be able to predict sign. बेसिक। तो जब भी आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी एंगल निकालना है, तो सबसे पहले आप उस वो बताओगे कि वो प्लस है या माइनस। जैसे ही आप ये बताओगे, अब आप इस झंझट में नहीं पड़ोगे कि वो प्लस है कि माइनस है, आपने वो झंझट खत्म कर लिया। सेकंड, सिंस ऑलरेडी थीटा निकाल चुके हो, तो थीटा या ओरिजिनल जिसको भी तुम लिखना चाहते हो, उसको 90 इंटू एन प्लस अल्फा में कन्वर्ट करोगे। 90 इंटू एन प्लस अल्फा में। एन क्या है? नेचुरल नंबर। एन क्या है? नेचुरल नंबर। ये या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, या तो इवन होगा या तो, सो द आंसर वुड बी टी अल्फा। आंसर वुड बी टी अल्फा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वही। ठीक। अगर ऑड हुआ तो आंसर होगा, अगर साइन हुआ तो बन जाएगा कॉस, अगर कॉस हुआ तो बन जाएगा टैन, हुआ तो बन जाएगा, और कॉट हुआ तो बन जाएगा सेक, हुआ तो बन जाएगा। सो जो भी आंसर आएगा टी अल्फा, उससे पहले आपको प्लस या माइनस लिखना पड़ेगा। वो प्लस माइनस कौन बताएगा? फर्स्ट स्टेप, जो आपने ऑलरेडी हैंडल कर लिया था। ठीक। मेकिंग सेंस? चलो जल्दी से 3-4 क्वेश्चन करो।
तो सारी चीज़ें मैंने 30, 45, 60 के फॉर्म में दी है, तो जिसका भी एंगल आप एक्चुअल वैल्यू बताएंगे। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। जब हो जाए तो बता देना। हो गया। क्या हुआ पहले का आंसर? 1/, कैसे पता? पहले 360 से करते हैं, 363 जा 108, 30 डिग्री, सो 1/2। पहले कितने हैं इसमें? 13/2। 13/2 कितना होता है? 13 होता है 6.5 पाई। 6.5 पाई का मतलब है मैं 4 पाई उड़ा देता हूँ। ये इनफैक्ट 6.5 है ना, 6 पाई उड़ा देता हूँ। सो π/2 प्लस एक्स। अब तो आसान हो गया, माइनस साइन एक्स। इसमें क्या करें, पहले माइनस बाहर कर देते हैं, -tan 930 डिग्री। फिर 360 से करूंगा तो -tan 210 डिग्री। सही सोच रहा हूं? 720 उड़ा दिया है ना। अब क्या हो गया, 90 × 2 -tan 30 डिग्री, सो -1/√3। ओके, कोसेक 360 उड़ाओ पहले। 363 जा 364 जा 363 जा कितना होता है? 1080। 1080 मतलब 240, यही होता है ना। सो कोसेक 60 डिग्री, पहले साइन बताना होगा। साइन कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। माइनस कोसेक विच मीन्स -2/√3। ठीक, ये आया था सबका आंसर। ऐसे निकालते हैं, ठीक। ओके, चलो ये जितने भी मैंने सर्कल बनाए हैं उसमें दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60, दिस इज π/2। π/3 के सामने होता है, क्या होता है? 2π/3। π/4 के सामने होता है, ये होता है 5π/, ये होता है पाई। ठीक, ये होता है पाई।
ये होता है 7 पाई/6, ये होता है 5 पाई/4, ये होता है 4 पाई/3, 60 240, हाँ 4 पाई/3, ये होता है 3 पाई/2, ये होता है 60 × 5 = 300, ये 300 है ना, 300 मतलब 5 पाई/3, ये होता है 5 पाई/4 है तो ये हो गया 7 पाई/4, और ये हो गया 11 पाई/6। ठीक लिखा सारे एंगल्स, है ना। अब सबके कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू कर दो, सबके कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू कर दो। अब तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब तुम्हें सिमेट्री देखनी है ना। ये हाफ है तो ये हो जाएगा -हाफ, ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा -1/√2, 1/√2, ये √3/2 है तो ये हो जाएगा, ये 10 है तो ये हो जाएगा। ठीक, अब तुम्हें बस इसको देखना है, इसको देखना है, ये हो गया। अब तुम्हें इसे देखना है, अब तुम्हें इसे देखना है। ठीक, अब तुम्हें इसे देखना है। इधर से ले आओ, इधर से ले आओ, हाफ, और ये हो गया इजी। ये पूरा टेबल लिखना आ गया, आ गया, ओके। ये जो लाइन होता है कंसिडर, सब ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इस लाइन को क्या कहते हैं, y = x। तो इसका मतलब है, कौन सा कलर लो, वाइट ले लेता हूं। इसका मतलब है इस रीजन में कौन बड़ा होता है, y बड़ा होता है या x बड़ा होता है, x बड़ा होता है इस रीजन में। तो इस रीजन में cos थीटा विल बी ग्रेटर देन, और उस रीजन में ठीक। तो इसका मतलब है π/4 से 5 π/4, π/4 से sin थीटा विल बी ग्रेटर देन, और इस रीजन में 5 π/4 से 2π यूनियन 0 से π/4 में cos थीटा। ठीक, ओके। इसे भी स्केल से समझ लो कि सही है। ठीक, अब चीजें 4 हिस्से में बटती हुई दिख रही है, सर्कल 4 हिस्से में बटती हुई दिख रही है। दिस अपर ग्राफ, ये जो वी शेप है, इसे क्या कहते हैं, mod x, y = mod x, और इसे y = -mod x। ठीक, इस रीजन की बात कर रहा हूं, ये इस क्वार्टर की बात कर रहा हूं। मॉड cos थीटा, मॉड sin थीटा, कौन बड़ा होगा, मॉड cos थीटा, मॉड sin थीटा, कौन बड़ा होगा, अभी भी मॉड cos थीटा। और इस रीजन में
ठीक। अब तुम सोच रहे हो द सेंस कितना टाइम लिया था हमने इस पूरे इंटरप्रिटेशंस को बिल्ड करने में। आज रिवीजन में तुम इन सारे इंटरप्रिटेशंस को एक पिक्चर में सारे को देख पा रहे हो। राइट और रॉन्ग? तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, तभी हम ग्राफ को पकड़ सकते हैं, तभी हम ग्राफ को पकड़ सकते हैं। इनफैक्ट ग्राफ को पूरा तोड़ मरोड़ सकते हैं अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमें सॉलिड है तो। ठीक। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जो हमें रिवाइज करना था। आई होप किसी बच्चे को इससे कोई डाउट नहीं है। ठीक। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स आइडेंटिटीज। कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं? सारे आइडिया समझ में आ रहे हैं? कब साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा है, कब कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा है, कब मॉड उनके बड़े हैं। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है। आपको ये पता चल गया ना मैंने इस रीजन को बड़ा क्यों कहा? अगर ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, सो दिस रीजन वुड बी y ग्रेटर देन मॉड एक्स, एंड दिस रीजन वुड बी y सेम वे y माइनस मॉड एक्स के लिए भी यही कहानी होगी। ठीक, समझ में आएगी बात? ओके। अब आते हैं हम साइन ए प्लस बी में। क्या होता है साइन ए प्लस बी? ठीक, ये होता है। और कॉस ए प्लस बी क्या होता है? ठीक, बस यहीं से सारी चीजें पैदा हो रही हैं। ठीक, यहां पे मैं निकालूंगा, क्या निकल के आएगा? और यहां से क्या निकल के आएगा? ठीक, इसी से मैं निकालूंगा ठीक। और यहीं से मैं निकालूंगा ठीक। और क्या होता है? करो, रैशनलाइज करो। 2 - √3, 2 - और करो। स्क्वायर रूट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 2 - √3 का स्क्वायर करो। ठीक है।
ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पता है? नहीं पता है? पता है? मेकिंग सेंस? ओके। टिक। साफ दिख रहा होगा तुमको यहीं से। C is nothing but A plus B and D is nothing but A minus B. ठीक? This is called factorization formula. This is called factorization formula. प्रेशर के लिए मैक्सिमम के लिए एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम है ना? एरिया मिनिमम। प्रेशर मिनिमम के लिए एरिया क्या चाहिए? मैक्सिमम, है ना? ऑप्शन भेजो। तुमने ऑब्जर्व किया होगा मैं बार बार लास्ट वाले में -2 लगा दे रहा हूं, है ना? जस्ट टू कीप एवरीथिंग वेरी सिमेट्रिक। टिक। इसे एकदम रटा होना चाहिए, इस सब एकदम क्लीन रटा होना चाहिए। और इज इट वेरी डिफिकल्ट टू कीप इन माइंड? आर दे डिफिकल्ट और नॉट? समझ में आ रहा है? साइन 2 थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा डिवाइड बाय cos theta and multiply with cos theta. टिक। cos theta plus sin theta whole square -1. टिक। 1 माइनस है ना, एक साथ सबको लिखो। कब कौन सा पक टकराए हमें नहीं पता। ठीक? मेकिंग सेंस? यहां से निकालो। cos 2 थीटा, cos 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 माइनस साइन साइन, cos स्क्वायर थीटा माइनस which is 2 cos square theta minus which is 1 minus
और क्या करें, 1 माइनस ये भी तो लिख सकते हैं, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सर दर्द हो रहा है? हाँ नहीं, इससे छोटा नहीं हो सकता। हाँ चलो, तो इस पेज का लिमिट क्रॉस हो रहा है, तो यहीं से बस tan 2 थीटा कर दो। ठीक, इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है? आती है। ठीक, देख लो, कोई दिक्कत किसी रिजल्ट में? सबका सोर्स पता चल रहा है, सबका सीक्वेंसिंग पता चल रहा है, सबकी रीजनिंग पता चल रही है, लेकिन चैलेंज ये नहीं है टू रिमेंबर दिस, चैलेंज ये है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये पता होना चाहिए, है ना? और वो आता है थ्रू एक्सपोजर, थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्रू प्रैक्टिस सेशंस, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। बताओ तो ये क्या होता है? 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2, और साइन टू थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो बेसिकली ये बन जाता है tan थीटा। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? और 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या बन जाता है? और इससे हम कुछ इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, हम बताते हैं कोसेक टू थीटा माइनस कॉट टू थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, विच मीन्स tan 15 डिग्री इक्वल्स टू कोसेक 30 माइनस कॉट 30। कोसेक 30 माइनस, व्हाट इज कोसेक 30? 2, कॉट 30 √3, सो व्हाट इज tan 15? 2 माइनस √3। समझ में आई बात? और यहां से आप लिखते हो इक्वल्स टू, ठीक, मेकिंग सेंस? और फिर आप लिखते हो कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 कोसेक 2 थीटा। समझ में आया? और फिर आप लिखते हो कॉट थीटा माइनस tan थीटा, कॉट थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू, याद है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कई बार IIT जेईई में इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर की थी फेज 1 में। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? हम्म, बताओ tan x माइनस tan y क्या होता है? जल्दी से बताओ तो। जल्दी से बताओ tan x माइनस tan y क्या होता है?
बताओ जल्दी, आई वांट रिस्पॉन्स। बोलो मिताली। हाँ बोलो। वेरी गुड। साइन अपॉन, है ना, ये सब ध्यान रहना होना चाहिए। ठीक है, चाहिए बताओ। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हम्म, सो कैन आई से इज इक्वल टू, बताओ जल्दी। ठीक, याद आ रहा है या भूल गए सब? हम्म, आगे बढ़ो। भरो अंदर, क्या डालूं? 1 प्लस, ठीक है, हाफ एंगल ऐसे निकालते हैं, बताइए ये सब। 10x/2 कैसे करें? है ना, समझ में आई बात या नहीं आई? चलो समझ में आई तो इन सब की वैल्यू बताओ। बताओ।
जल्दी बताओ दोनों का आंसर। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? यही होगा क्या? क्यों नहीं बोल रहे थे? आगे प्लस माइनस तो नहीं लगा रहे थे? वहां पे प्लस माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, क्यों? कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक। ठीक 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 ठीक। पाई बाई 24 कितना होता है? 7.5 डिग्री। तो 15 डिग्री की वैल्यू पता है? कॉस कॉस 15 डिग्री क्या होता है? साइन 75 डिग्री। हो गया। कौन तुम्हें मैंने वैल्यू निकालने को बोला था? ठीक है। ओके, अब चलते हैं ट्रिपल एंगल की ओर। किसकी ओर? क्या होता है? क्या होता है? है ना? आता है प्रूफ करना? कुछ नहीं करना होता है। साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी इंटू, लेकिन आपको पता कैसे कि साइन 3 थीटा क्या होता है? कौन सी बस? कौन सी बस? टिक। इज इक्वल टू, ये क्या होता है? ये कितने लोग समझ गए? कितने लोग नहीं समझ पाए? कितने लोग नहीं समझ पाए? सब लोग समझ गए? समझ गए तो बढ़ गया। ठीक। ये चीज आप सबको पता है या नहीं पता है? इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या यूज किया होगा? साइन एक्स प्लस वाई इंटू, क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स वाई? विच इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या होता है?
है ना। इन दोनों का प्रयोग किया है मैंने यहाँ पे, वो जब खुलेगा तो ये निकल के आएगा। समझ में आई बात? हम्म। इतने मोटे मोटे आइडेंटिटीज हैं, है ना। अब इसी से कुछ कुछ हमें काम करना है। ठीक, कोई सवाल या नो सवाल? है या नहीं है? नहीं है। ओके, चलो दो चार क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। हम्म, करो जल्दी से। कितने लोग घर से रिवाइज करके आए थे? ओनली वन टू थ्री। बाकी लोग घर से रिवाइज नहीं किए थे? क्या करते रहते हो घर पे? क्या होगा ये? है ना। यही हुआ क्या? ये ये 10 6 10 66, सो 10 54 बटा 10 18 डिग्री। उल्टा लिख दिया। ये आ गया सबको? समझ में आया या नहीं आया? ये 6 था, ये 60 + 6 था, मिसिंग 60 - 6 था, तो उसको बुला लिया। ये क्या बन गया? 10 18 डिग्री, फिर 10 42 10, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? ठीक, समझ में आई बात? ओके।
अब मुझे चाहिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू। क्या चाहिए? हाँ बताओ क्या होगा? रटा हुआ है? क्या है रटा हुआ? √5 - 1/4। इसको निकालने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि साइन 36 डिग्री इज सेम एज कॉस। ये बात तो सबको पता होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin 18 डिग्री इंटू कॉस इज इक्वल टू cos 3 थीटा लगा देता हूं 4 cos³ 18 डिग्री -3 cos 18 डिग्री। cos 18 उड़ता हुआ दिख रहा है? cos 18 जीरो तो नहीं है, तो उड़ा सकते हैं। cos 18 उड़ा सकते हैं। तो ये बन गया 2 sin 18 डिग्री इक्वल्स टू 4 cos² 18 डिग्री -3। राइट रॉन्ग? sin 18 को मैं x मान लेता हूं, तो ये हो गया 2x। cos² को मैं लिख सकता हूं 1 - x², तो ये हो गया 4 - 4x² -3। तो क्या हो गया? 4x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू +1 या -1? -1। -1 इक्वल्स टू 0। ठीक क्या? क्या गलत क्या? 4 से ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। सो x इक्वल्स टू -2। मैं माइनस नहीं लूंगा, प्लस ही लूंगा। बताओ क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो पूरा माइनस कर देगा और नेगेटिव हो नहीं सकता है। सो b² हो गया 420/8। सो -2 + 2√5/8 विच इज √5 - 1/4। ये किस महाशय का है? फिर उठा के दे दो, फिर गिरा दी। ठीक है, अब देखो याद इसको कैसे रखना है। 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 70। यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन। सबके नीचे क्या लिखा है? 4। ये ध्यान में रखो, ये होगा √5 और ये होगा √5 + 1। ठीक है, ये होगा और ये होगा। ठीक, और यही कॉस में अगर आपको लिखना है तो साइन 72 वुड बी आप साइन 36 डिग्री को किस फॉर्म से निकाल सकते हैं? 1 - cos 72/2 का स्क्वायर रूट। समझ में आया? 1 - cos 2 थीटा क्या होता है? 2 sin² थीटा डिवाइड बाई 2 क्या होता है? sin² थीटा। समझ में आ गया? तो आप इसको उस फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। ठीक, बट आइडिया ये है कि बार बार थोड़ी ना निकालते रहेंगे, रटा होना चाहिए। ठीक है, 2-3 बार निकालो, अपने आप रट जाता है। ठीक, तो अब तुमको कौन कौन से एंगल ध्यान में रखने होते हैं? एकदम रट्टे होने चाहिए। और कौन सा होना था? सिक्सटी मिस हो गया ना?
वही मुझे लग रहा था कुछ तो मिस हुआ है। फिर दिव्यांशु ने एक आवाज दी 72, तो मुझे लगा शायद नहीं मिस हो रहा है। ये तो एकदम रटे होने चाहिए, ये तो अब एकदम रटे होने चाहिए। जिसमें से कौन से, अब देखो इतना भी नहीं रटना है, अगर तुम्हें गौर से देखोगे तो कौन सा नहीं रटना है। ये तो किसी भी बच्चे को रटने की जरूरत नहीं है ना। फिर ये भी अच्छा खासा बच्चा याद कर ही लेता है। तो भाइयों बस यही रटना है, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। और ये रटा हुआ है तो फिर उसके बाद जो भी हाफ डबल पूछा जाए आप हैंडल कर लोगे। ओके ओके ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जेई का क्वेश्चन है। चलो इसको खत्म करो। घर पे कर लेना कुछ क्वेश्चन, ये ऑलरेडी कर रहे हो, बस ऐसे ही मजाक मजाक में कर लेना।
हम्म हो गया ये? क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री, विच इज साइन 60 इज √3/2। ठीक। अच्छा बस ये बताओ, ये सी पार्ट कैसे करेंगे, बस ये बता दो। या तो कॉस को मैं साइन बना दूंगा या साइन को कॉस बना दूंगा। कैसे? 90 डिग्री वाला एक फंडे को यूज करके, 90 माइनस थीटा को यूज करके, है ना। फिर उसके बाद आप फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन सेम सा है। ठीक है, ये सारे सवाल आप ऑलरेडी कर चुके हो, जस्ट एक फ्रेशनेस आ जाएगा कि ठीक है ये आ गया, सारी चीजें आती है। ठीक है, ओके। लास्ट पार्ट जो हमने सीखा था A+B+C वाली फंडे, हम क्या कहते हैं, जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो फिर से रिवाइज करेंगे। अभी हमने जो लास्ट पार्ट जो सीखा था वो था रेंज से रिलेटेड। जब भी आपको A cos थीटा प्लस B sin थीटा दिखता है तो आप क्या करते हो? हाँ, ये इसका रेंज बताते हो, है ना। कैसे? आप करते हो सर, डिवाइड कर दो, और बाहर तो आप यहां पे लगा देते हो कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो, जो ये है, ये भी है, ये एंगल अल्फा है। तो सर ये साइन अल्फा है, ये कॉस अल्फा है। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट सिंस अल्फा कांस्टेंट एंगल है तो आप कह सकते हो सर साइन ऑफ एनी एंगल की मैक्स वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। उसके आगे रखा है √a² + b² तो प्लस माइनस। ठीक है, कभी कभी आपको दिखेगा एफ थीटा इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इन साइन या कॉस, है ना। तो भी आपको पता है क्वाड्रेटिक का फंडा लगा के मैक्स में निकालने का। तीसरा, कभी कभी आपको इस फॉर्म में दिखता है चीजें, है ना। तो इसको भी आपको पता है कि AMGM वाला फंडा लग जाता है इस पे, है ना। ठीक, A+B+C का बस मैं क्विकली बता देता हूं, आप लोग सबको याद होगा। tan A+B+C क्या होता है? S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। ठीक है, यही होगा, है ना। तो आप कहते हो tan A प्लस tan B प्लस माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B, है ना। ये आपको पता है। और इसी को देखते हुए आप कहते हो सर साइन A+B+C जो होता है, आप सिर्फ न्यूमरेटर पे फोकस करते हो। आप किसे फोकस करते हो? और आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हो? cos A cos B cos C से। तो tan A क्या बन जाता है? और यहां पे आप लगा देते हो सिग्मा, और ये क्या बन जाता है? याद हो गया?
और cos a प्लस बी प्लस सी के लिए क्या करते हो, सेम मेथड, आप बस डिनोमिनेटर पे फोकस करते हो। किस पे फोकस करते हो, डिनोमिनेटर पे। और जब आप डिनोमिनेटर पे फोकस करते हो तो आप देखते हो 1 बन गया है पाई cos a, माइनस आप देखते हो साइन ए साइन बी बच गया है, साइन ए साइन बी बच गया है, cos c रह गया है। ठीक, इस तरीके से आप a प्लस बी प्लस सी भी दिमाग में रख लेते हो। ठीक, मेकिंग सेंस। अब मैं घर के लिए आपको टास्क दे रहा हूं और वहीं से कल शुरुआत होगी। ऑल 6 ट्रिगो फंक्शंस, सबसे पहले उसका ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर आप नोटिस करेंगे कि उसका पीरियड क्या है, सॉरी पहले आप बताएंगे डोमेन क्या है, फिर आप बताएंगे रेंज क्या है, फिर आप बताएंगे सिमेट्री है या नहीं, सिमेट्री है या नहीं, एसिम्टोट है या नहीं, ठीक है, सिमेट्री है या नहीं, एसिम्टोट है या नहीं, फिर आप बताएंगे पीरियड क्या है, फिर आप बताएंगे यू विल एनालाइज द ग्राफ इन 0 to पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई पे आप स्पेशल अटेंशन देंगे कि 0 से 2 पाई में ग्राफ में क्या हो रहा है, उस पर बहुत ध्यान देना है। उसके बाद आपको बताना है साइन एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है, साइन एक्स 1 कहाँ पे हो रहा है, साइन एक्स पहले बताना है 0 से 2 पाई के लिए, फिर बताना है ऑल रियल वैल्यूज के लिए। ऑल रियल वैल्यूज के लिए क्या बता सकते हो ना, अपना रेंज वो करके। सेम वे तुम्हें बताना है cos x 0 कहाँ हो रहा है, cos x 1 कहाँ हो रहा है, cos x पहले तुम्हें बताना है 0 से 2 पाई के बीच में, और फिर बताना है फॉर ऑल आर। ठीक, ये तुम्हारे ऑल 6 ग्राफ्स की एनालिसिस है। तुम्हें ये 6 ग्राफ अच्छे से कल समझ के आना है, ठीक, और मैं यहीं से कल शुरुआत करूंगा। ठीक, सो टुमारो वी आर ऑल सेट टू बिगिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। तो देखा, एक दिन में हम चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, बट इस रिवीजन को कहते हैं सुपरफिशियल रिवीजन। ये एक्चुअल रिवीजन नहीं है, ये आपको प्रिपेयर कराया है कि नाउ यू कैन गो एंड सॉल्व एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये रिवीजन आपको एक इंस्पिरेशन देता है कि अब मैं 40-50 सवाल करके इस चैप्टर का रिवीजन क्लोज कर सकता हूं। अगर आप वो 40 से 50 सवाल नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूले और थ्योरी से कोई काम नहीं होगा, थ्योरी से कोई काम नहीं होगा। बट तुम्हें मैंने बता दिया कि कैसे कनेक्शंस आ रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है।